हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ सक्सेस एकेडमी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस क्लास में हम यूजीसी नेट सिलेबस में जितनी भी कहानियाँ हैं उन सभी का वर्णन हम एक ही क्लास में करने वाले हैं। एक ही क्लास से आपके कम से कम 4-5 अंक तो पक्के हैं, इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। यह क्लास जो है यूजीसी नेट ही नहीं, टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर सभी के लिए लाभकारी है, इसलिए इसे छोड़ने की गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इस समय टीजीटी पीजीटी का जो पेपर है वो यूजीसी नेट के लेवल के जैसा ही आ रहा है, तो इसलिए इस क्लास को ज़रूर देखें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं कि चंद्रदेव से मेरी बातें। चंद्रदेव से मेरी बातें जो कहानी है वो 1904 ईस्वी में रचित है, जो कि राजेंद्र बाला घोष के द्वारा रचित कहानी है। हिंदी के प्रथम कहानीकारक राजेंद्र बाला घोष का जन्म जो है वो 1882 ईस्वी बनारस में हुआ था। हम इनकी सन के साथ साथ इनके जो लेखकों के जन्म तिथि भी बताते चलेंगे। तो राजेंद्र बाला घोष का जन्म 1882 ईस्वी में बनारस में हुआ था। इनके पिता राम प्रसन्न घोष और माता नीदरवासिनी घोष थी। चंद्रदेव से मेरी बातें जो कहानी है वो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सी कहानी जो है वो किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो चंद्रदेव से मेरी बातें जो हैं यह सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इस कहानी का उद्देश्य है कि इसमें राजनीति को केंद्र में रखकर वायसराय लॉर्ड कर्जन और उसकी व्यवस्था पर व्यंग किया गया है। इसके पात्र हैं चंद्रदेव, भगवान, लेखिका। इसका सारांश क्या है कि लेखिका चंद्रदेव से बातें करती है कि आप चिरकाल से आकाश में वास करते हैं और आप पुराने बूढ़े हो कहे जा सकते हैं। क्या आपके डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र का कोई नियम नहीं है? क्या आपकी सरकार पेंशन नहीं देती है? हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास एक पत्र भेज दें। कलकत्ता को देखकर आपके देवता भी कहेंगे कि अमरावती फीकी जान पड़ती है। भूमंडल की छाया पड़ती है, आप लोगों पर ग्रहण लगता है। अपने फैमिली डॉक्टर धर्मंत्री महाशय देवता के चीफ चित्रगुप्त जी को साथ लेकर अवश्य आएँ। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक बार ज़रूर आइएगा। इसमें अंग्रेज़ों की यह एक व्यंग रचना है। इसमें अंग्रेज़ों की पक्षपात नीति पर व्यंग किया गया है। प्लेग पर विजय प्राप्त न कर पाने वाली चिकित्सा की बात की गई है और इसमें लॉर्ड कर्जन की नीतियों का वर्णन किया गया है। नंबर 2 देखते हैं, दुलाई वाली कहानी भी 1907 राजेंद्र बाला घोष के द्वारा रचित है। और दुलाई वाली जो कहानी है यह भी सरस्वती पत्रिका में 1907 में प्रकाशित हुई थी। इसे हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना जा सकता है। किसको? दुलाई वाली कहानी को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना जा सकता है। इस कहानी में काशी, कलकत्ता, आगरा, इलाहाबाद, मुगल सराय, मिर्ज़ापुर आदि शहरों का वर्णन किया गया है। इस कहानी में 2 मित्रों के हास्य व्यंग्य की कहानी का वर्णन किया गया है। और इस कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं बंशीधर, नवल किशोर, जानकी, इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। इसमें पर्दा प्रथा की बात की गई है।
नेक्स्ट देखते हैं एक टोकरी मिट्टी। अगर आपने इस एक क्लास को भी कर लिया तब भी आप काफ़ी अच्छे तरह से कहानी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप आसानी से कवर कर सकते हैं। तो एक टोकरी भर मिट्टी जो है वो 1901 में माधव सप्रे की कहानी है। और इस कहानी में जो है एक वृद्ध स्त्री और उसकी पोती की कहानी का वर्णन किया गया है, जिसमें एक जमींदार जो है एक वृद्ध महिला की ज़मीन पर कब्जा कर लेता है और वह महिला और उसकी पोती उस ज़मीन को छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो फिर भी दबाव बनाकर उसे जगह छोड़ने पर मजबूर कर देता है। तो वह वृद्ध औरत उस जगह को छोड़ देती है, दूसरी जगह चली जाती है, लेकिन उसकी पोती किसी दूसरी जगह चली जाती है तो वहाँ पर खाना नहीं खाती है। वो कहती है मुझे वही जाना है, अपने घर पर ही जाना है। तो फिर एक वृद्ध औरत जो है जिस जगह को छोड़कर आई थी वहाँ से एक टोकरी मिट्टी लेने जाती है और वहाँ के मालिक से कहती है कि साहब मुझे एक टोकरी मिट्टी दे दो जिससे मैं चूल्हा बनाकर इस पर अपनी पोती को खाना खिला सकूं, क्योंकि वह खाना नहीं खा रही है। तो वह कह देता है कोई बात नहीं है, ले जाओ। और जब वो मिट्टी भर लेती है तो उसके मालिक से उस मिट्टी की टोकरी को उठाने के लिए कहती है। तो वह टोकरी जो है उस मालिक से उठाई नहीं जाती है। तो वृद्ध महिला कहती है कि साहब जब आपसे एक टोकरी मिट्टी नहीं उठाई जा रही तो इस जगह में तो जाने कितनी टोकरी मिट्टी हैं, उसका बोझ आप कैसे उठा पाओगे। तो इससे मालिक का जो मन होता है वो हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह उसकी जगह को उसे वापस दे देता है। इसी का वर्णन इस कहानी में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं ईदगाह जो है वो 1933 में प्रेमचंद के द्वारा रचित रचना है, जिसका प्रकाशन चांद पत्रिका में हुआ था। किसमें हुआ था? ईदगाह कहानी जो है प्रेमचंद के द्वारा रचित है और इसका प्रकाशन जो है चांद पत्रिका में हुआ था। प्रेमचंद का जन्म जो है 1880 ईस्वी लम्ही नामक गांव में हुआ था। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय, उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। और प्रेमचंद जो नाम है इनको दया नारायण निगम के द्वारा दिया गया था। इनके पिता जो थे वो अजायब राय थे। और प्रेमचंद की जो पत्रिका हैं माधुरी, हंस, मर्यादा, जागरण, माधुरी, हंस, मर्यादा, जागरण जो हैं इनकी प्रमुख पत्रिका हैं। इस कहानी में एक बालक के बाल मन का वर्णन किया गया है। इसमें क्या है, रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद एक ईद आई है। ईदगाह जाने का जो रास्ता है वो 3 कोस पैदल जाने का रास्ता है। इसमें महमूद के पास वो रुपए गिनता है। तो जिनसे क्वेश्चन बनते हैं हम उन्हीं लाइनों को पढ़ रहे हैं कि महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। तो महमूद के पास कितने पैसे हैं? महमूद के पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। हामिद 4-5 साल का क्या है, एक लड़का है। उसके पिता जो हैं वो हैजे से मर गए हैं। माँ पीली होकर मर गई। अब उनका लालन पालन उसकी बूढ़ी दादी अमीना के करती है। हामिद की जो दादी है वो सिलाई के 8 आने पैसे उसे मिल जाते हैं, तो 3 पैसे तो हामिद को मेला देखने के लिए दे देती हैं। 5 पैसे वो अमीना अपने बटुए में रखती है, जिसमें से 2 पैसे दूध के लिए भी चाहिए देती है। मदरसे में 3 बड़े लड़के हैं और तीनों लड़के जो हैं बिल्कुल 3 कौड़ी के हैं। मोहसिन कहता है चोरों से कहते हैं कि तुम चोरी करो और यह कांस्टेबल दूसरे मोहल्ले में जागते रहो करते रहते हैं।
मोहसिन कहता है कि मेरे मामू कांस्टेबल हैं जो 20 रुपये कमाते हैं लेकिन 50 रुपये घर भेजते हैं, अल्लाह इन्हें सजा देता है। इसमें देखते हैं मोहसिन जो है मेले में से बिस्ती खरीद कर लाता है। मोहसिन को कितने रुपए मोहसिन के पास 15 रुपये होते हैं, 15 पैसे होते हैं और वह मेले में से बिस्ती खरीद कर लाता है। महमूद के पास 12 पैसे होते हैं, वो मेले में से सिपाही खरीद कर लाता है। नूरे जो है मेले में से वकील खरीद कर लाता है। हामिद जो है उसके पास 3 पैसे होते हैं, वो एक चिमटा खरीद कर लाता है। और सम्मी जो है वो एक खंजरी खरीदता है। यही इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि दुनिया का अनमोल रतन जो है वो 1907 में प्रेमचंद के द्वारा रचित कहानी है। यह 1907 में रचित प्रेमचंद की कहानी है। इस कहानी में देश प्रेम का वर्णन किया गया है और इस कहानी के प्रमुख पात्र दिलफिगार और दिलफरेब जो है इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। इस कहानी की प्रमुख पंक्ति है, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। नेक्स्ट देखते हैं कि कानों में कंगना 1913 में राधिका रमण प्रसाद सिंह के द्वारा रचित कहानी है जो 1913 में है। यह कहानी जो है 1913 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। किसमें हुई थी? जो कानों में कंगना कहानी है यह इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इस कहानी के जो पात्र हैं, किरण जो नायिका है, नरेंद्र किरण का पति है, योगीश्वर जो हैं वो किरण के पिता हैं और नरेंद्र के गुरु भी हैं, गुरु व ससुर दोनों हैं। और इसका प्रकाशन जो है इंदु पत्रिका में हुआ था। इसमें किरण तुम्हारे कानों में क्या है, अरे कानों में कंगना है, योगेश्वर नरेंद्र के गुरु ने अपनी पुत्री का हाथ किरण नरेंद्र को दे दिया। इसके 2 साल बाद मुरादाबाद में कट गए। एक नरेंद्र के यहाँ नाच देखने गया था। एक बार नरेंद्र जो है कोठे पर नाच देखने गया, वहाँ पर एक किन्नरी से उसकी आंखें लड़ गईं। महीने भर कट गए लेकिन इसका नशा ना उतरा। उसने सब कुछ उस किन्नरी पर लुटा दिया। फिर भी कहती है कि किरण के पास कुछ भी बचा है वो तो उसे भी फौरन मांग लाओ। घर जाकर किरण से कहता है कि तुम्हारे कोई गहना है? वह कहती है देखने दो। उसने घूंघट सरका कर कहा वही कानों का कंगना है। यह कहते हैं कि वह तकिए से इतनी बात कहते ही वह तकिए से ढल पड़ी और उसकी जीवन रेखा समाप्त हो गई। दुष्यंत ने अंगूठी पहचान ली। भूली शकुंतला उस पल याद आ गई, लेकिन दुष्यंत सौभाग्यशाली था। मेरी किरण तो भूतल पर न थी। मतलब नरेंद्र की आँखें जैसे ही वो उसकी मृत्यु हो जाती है, नरेंद्र की आंखें खुल जाती हैं, उसका जो भी सारा नशा होता है उस किन्नरी का उतर जाता है और वह कहता है कि दुष्यंत ने तो अंगूठी पहचान ली और उसे भूली शकुंतला उससे पल याद आ गई, लेकिन दुष्यंत सौभाग्यशाली था, लेकिन मेरी किरण भूतल पर न थी। उसका नशा उतर गया और आँखों पर जो पट्टी थी वो खुल गई कि केवल जीवन अंधकारमयी रह गया। नेक्स्ट देखते हैं कि उसने कहा था जो कहानी है वो 1915 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा रचित है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म जो है वो 1883 ईस्वी में हुआ था।
1883 ईस्वी जयपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 1883 जयपुर में हुआ था। और इसमें एक आदर्श प्रेम कहानी का वर्णन मिलता है। इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं लहना सिंह, लपटन साहब, हजारा सिंह, अतर सिंह, बजीरा सिंह, बोदा सिंह, कीरत सिंह जो हैं इसके प्रमुख पात्र हैं। इस कहानी में अमृतसर, लुधियाना, शिमला और फ्रांस शहर का वर्णन किया गया है। इसमें जो नायक है वो 12 वर्ष का होता है और जो जब मेले में मिलते हैं नायिका जो है उस समय 8 वर्ष की होती है। नेक्स्ट देखते हैं आकाशदीप जो है वो 1929 में रचित जयशंकर प्रसाद की कहानी है। आकाशदीप भी एक प्रेम कहानी है। इसमें बुद्ध और चंपा पात्र प्रमुख पात्र हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में सुगनी साहू परिवार में हुआ था। जयशंकर प्रसाद एक छायावादी कवि हैं। इन्हें कलाधर उपनाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अपना अपना भाग्य जो है वो 1931 में जैनेन्द्र के द्वारा रचित कहानी है। जैनेन्द्र का जन्म जो है वो 1905 ईस्वी में हुआ था। इस कहानी में नैनीताल का वर्णन किया गया है। इसका पात्र जो है पुरुषोत्तम होता है। इसमें कई मित्र ठंड में बाहर घूमने निकले थे तो उन्होंने देखा कि 3 गज की दूरी पर एक लड़का सिर से बड़े बड़े बालों को खुजलाता चला आ रहा है। नंगे पैर नंगे सिर एक मैली कमीज लटकाए। जब लालटेन में प्रकाश में देखा तो वह 10 वर्ष का बालक होगा। जब एक मित्र ने आवाज़ दी तो वह पास आ गया और कहा कि तू कहाँ जा रहा है? दुनिया सो गई, क्यों घूम रहा है? कहा सोएगा, कहता है यहीं कहीं काम करता है। सब काम नौकरी, 1 रुपया और झूठा खाना मिलता है। मतलब सब काम करने के बाद में सिर्फ 1 रुपया और झूठा खाना मिलता है। फिर वो पूछते हैं कि माँ बाप कहाँ रहते हैं? बोले 15 कोस की दूर गांव में रहते हैं। मेरे छोटे भाई बहन हैं, मैं वहाँ से भाग आया हूँ, वहाँ रोटी नहीं है। हमने कहा कि हमारे साथ चल। वह चल दिया और हम वकील दोस्तों को लेकर होटल पहुँचे। कहते हैं तुम्हें नौकर की ज़रूरत है, हम यह लड़का ले आए हैं। तो यह कहाँ से ले आए हैं? मालिक कहता है यह लड़का कहाँ से ले आए हैं? यह पहाड़ी जो बड़े शैतान होते हैं, हम ऐसे गैर को नहीं रख सकते। किसी दिन माल लेकर भाग गया तो वह इसे खाने के लिए कुछ देना चाहते हैं, पर मेरे पास 10-10 के नोट हैं। कड़ाके की सर्दी थी, लड़के के ठंड के मारे दांत बज रहे थे। उस लड़के से कहते हैं एक कुछ नहीं हो सकता, कल मिलना, कुछ काम देंगे हुजूर हो ढूंढ दूंगा। अगले दिन वह बालक नहीं आएगा। मोटर में सवार होते जब समाचार मिला कि एक पहाड़ी बालक सड़क किनारे ठंड से मर गया तो दुनिया की बेहाई ढकने के लिए प्रकृति ने सब के लिए एक सफ़ेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया। अंत में यही कहा सुना गया कि सब अपना अपना भाग्य है। तो इसमें दिखाया गया है कि अगर वो चाहते तो उस बच्चे को बचा भी सकते थे, लेकिन इस समय जो है इंसान के अंदर से जो दया है वो समाप्त हो गई है और उसे कह देते हैं कि यह सब अपना अपना भाग्य है। नेक्स्ट देखते हैं तीसरी कसम कहानी जो है 1958 में रचित है।
जो कि फणेश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचित है। फणेश्वर नाथ रेणु का जन्म 1921 ईस्वी में हुआ था। इसमें प्रेमी के द्वारा 3 काम न करने की कसम खाता है। इसके प्रमुख पात्र हैं हीरामन, हीराबाई, घुन्नीराम, पलटदास, जो हैं इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। नेक्स्ट देखते हैं लाल पान की बेगम। 1958 में फणेश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचित प्रमुख कहानी है। फणेश्वर नाथ रेणु का जन्म 1921 ईस्वी में हुआ था। लाल पान की बेगम में इस कहानी में यह बताया गया है कि गांव में लोग किस तरह एक दूसरे के साथ ईर्ष्या, द्वेष, राग, आशा, निराशा, हर्ष, विषाद के गहरे आवर्त में बंधे रहते हैं। इसकी प्रमुख पात्र हैं बिरजू की माँ चंपिया, सहुआइन, मकनी बुआ, जंगी की पतोहू, बाबू साहेब, टीशन वाली, सुनरी, राधे इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। नेक्स्ट देखते हैं कहानी नंबर 12 देखते हैं। गैगरीन जो है वो 1934 में रचित अज्ञ के द्वारा रचित कहानी है। अज्ञ का जन्म जो है वो 1911 ईस्वी में हुआ था। इस कहानी के जो पात्र हैं मालती, जो इस कहानी की नायिका है, महेश्वर मालती का पति है, टिट्टी मालती का बच्चा है। इस कहानी में मध्यवर्गीय परिवार में यांत्रिक जीवन बिताने वाली एक स्त्री की मानसिक पीड़ा का वर्णन किया गया है कि एक मध्यवर्गीय परिवार में एक स्त्री कैसे रहती है। नेक्स्ट देखते हैं कि कोसी का गटवार 1958 में रचित शेखर जोशी की रचना है। किसकी है? कोसी का गटवार 1958 में शेखर जोशी की रचना है। शेखर जोशी का जन्म 1932 ईस्वी में हुआ था। यह इस कहानी का सारांश है कि यह फौज में जाने वाले सिपाही के जीवन से जुड़ी हुई कहानी है, जो कभी विवाह नहीं करता है, जो गांव की लक्ष्मा से प्यार करता है और लक्ष्मा के शादी किसी दूसरे युवक से हो जाती है। इस कहानी के जो पात्र हैं गुसाई, राम सिंह, किशन सिंह, धर्म सिंह, हवलदार, धर्म सिंह, लक्ष्मा इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। नेक्स्ट देखते हैं अमृतसर आ गया। यह 1973 में भीष्म साहनी के द्वारा रचित कहानी है। तो यह शेखर जोशी के द्वारा रचित है। अमृतसर आ गया यह कहानी जो है भीष्म साहनी के द्वारा रचित है। भीष्म साहनी जो हैं एक कथाकार हैं। इनका जन्म 1915 ईस्वी रावलपिंडी में हुआ था। इस कहानी में अमृतसर आ गया कहानी जो है वो भारत और पाकिस्तान के विभाजन पर प्रस्तुत की गई है। नेक्स्ट देखते हैं कि चीप की दावत। चीप की दावत जो है 1956 ईस्वी में भीष्म साहनी के द्वारा रचित है। कब है? चीप की दावत जो है 1956 ईस्वी में भीष्म साहनी के द्वारा रचित है। नेक्स्ट देखते हैं कि सिक्का बदल गया। चीप की दावत जो कहानी है, इस कहानी में मां के त्याग और बेटे की अपेक्षा का ताना बाना है।
और इसका जो प्रमुख पात्र है वो सामनाथ है। इस चीप की दावत कहानी में आज सामनाथ के घर चीप की दावत थी। 4-5 बजे थे, मुमकल होने लगी, सब तैयारियां होने लगी, लेकिन सामनाथ के सामने एक बड़ी समस्या थी कि माँ का क्या होगा। उनकी पत्नी कहती है कि इनकी सहेली के घर भेज दो। सामनाथ क्या चाहते हैं कि मैं ऐसा नहीं चाहता कि बुढ़िया वहाँ आना जाना फिर से शुरू कर दे। यह शाम को जल्दी खाना खा के अपनी कोठरी में चली जाए, मेहमान 8 बजे के बाद आएंगे। यह ठीक है, 11 बजे तक तुम ही ड्रिंक करते हो, माँ खाना जल्दी खा लेना, मेहमान 7:30 बजे तक आ जाएंगे। माँ कहती है अच्छा बेटा, 8-10 मेहमान होंगे। उनकी स्त्रियां भी। सामनाथ को चिंता थी कि अगर चीप का साक्षात्कार माँ से हो गया तो मुझे लज्जित होना पड़ेगा। माँ तुम सफ़ेद सलवार कमीज पहन लो, माँ तुम चूड़ियाँ भी पहन लो, बेटा सब जेवर जो है वो तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए हैं। सामनाथ कहते हैं 5:30 बजे खुद तैयार हो गए। यह अमेरिकी हैं, न जाने क्या है। पीते पीते इन्हें 3:30 बज गए। सामनाथ मेहमानों को लेकर बरामदे में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि माँ कुर्सी पर खर्राटे ले रही है। उनका आधा गंजा सिर खुला हुआ है। सामनाथ के गुस्से में माँ को हिलाकर उठा दिया। चीप माँ से नमस्ते करते व हाथ मिलाते तो चीप मुझे गांव के लोग पसंद हैं। चीप कहते हैं कि मुझे गांव के लोग पसंद हैं। तुम्हारी माँ गीत व नाच तो गांव के जानती ही होगी, कोई बढ़िया सा गाना सुना दो। 2 पत्तर अनारा दे एक पुराना गीत गाने लगी। हरिया नी भाए हरिया भी भेड़े हरिया ते भागी भरिया। यह पंक्ति जो है पूछी गई है। 3 पंक्तियाँ गा के माँ चुप हो गई। बरामदा तालियों से गूंज उठा। माँ ने पार्टी में रंग भर दिया। चीप बोले कि पंजाब के गांव की दस्तकारी क्या है, औरतें घर में क्या क्या बनाती हैं। लड़कियां गुड़ियाँ बनाती हैं और फुलकारियाँ बनाती हैं। यह फुलकारी क्या है? माँ साहब के लिए फुलकारी नई बना देगी। माँ कहती ही हुई माँ अपनी कोठरी में चली जाती है और कोठरी में बैठकर रोने लगती है। कहीं मुझसे गलती तो नहीं हो गई है। सामनाथ मेहमानों के जाते ही माँ के पास जाते हैं और उन्हें गले लगा लेते हैं। माँ बोलती है कि बेटा मुझे हरिद्वार भेज दो, तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा, तुम बनी बनाई ले आना। माँ तुम मेरा काम बना हुआ काम बिगाड़ोगी, साहब खुश होंगे। अगर तुम फुलकारी बनाओगी तो साहब खुश होंगे, मुझे तरक्की मिलेगी। क्या तेरी तरक्की होगी? साहब खुश होंगे तो होगी। बेटा मैं बना दूंगी, अगर तेरी तरक्की होगी तो मैं फुलकारी बना दूंगी, जैसे बन पड़ेगा बना दूंगी। माँ दिल में फिर बेटे के उज्जवल भविष्य की कामना करने लगी। तो इस कहानी में दिखाया गया है कि माँ किस तरह से अपने गहने बेचकर भी बेटे को पढ़ाती है और बेटा जब बड़ा अफसर बन जाता है तो उसी माँ से उस बेटे को घृणा हो जाती है। तो इसी का वर्णन इस कहानी में किया गया है और उसी माँ का वो परिचय कराने में अपने अफसरों के साथ बड़ी शर्मिंदगी महसूस करता है। नेक्स्ट देखते हैं। लेकिन फिर भी माँ का दिल कैसा है कि माँ जो है इतनी वृद्ध अवस्था में भी अपनी बेटी की तरक्की के लिए वो फुलकारी बनाने के लिए राजी हो जाती है कि जिससे मेरी बेटी की तरक्की हो सके। नेक्स्ट कहानी देखते हैं कि इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर जो है वो 1970 में हरिशंकर परसाई के द्वारा रचित एक व्यंग्य रचना है।
हरिशंकर परसाई का जन्म जो है वो 1924 ईस्वी में हुआ था। हरिशंकर परसाई जो हैं एक व्यंग्यकार हैं। इस कहानी में ठिठुरता हुआ गणतंत्र में, यह कहानी जो है ठिठुरता हुआ गणतंत्र में शामिल है। इस पर भारतीय पुलिस व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर व्यंग्य किया गया है। इसमें माता दीन, मुंशी अब्दुल गफूर, बलभद्र जो हैं इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। इसमें माता दीन चांद पर भारत की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान करने के लिए जाते हैं। माता दीन ने पहले उन्होंने पुलिस लाइन का मुआवजा किया, पुलिस स्टेशन में हनुमान जी की मूर्ति लगवाई। 362 के दफ़ा हनुमान ने रावण को वहीं सजा दे दी। सिपाही को 500 रुपये, हवलदार को 700 रुपये और थानेदार को 1000 रुपये मिलते थे। हमारे सिपाही को तो 100 रुपये और इंस्पेक्टर को 200 रुपये मिलते हैं। माता दीन हमारी संस्कृति नष्ट कर दी। माता दीन ने हमारी संस्कृति नष्ट कर दी और उन्होंने फौरन राम राज्य में बुला लो। उनसे कहते हैं कि माता दीन ने तो हमारी संस्कृति नष्ट कर दी, इसे फौरन अपने राज्य में ही बुला लो। नेक्स्ट देखते हैं, पिता कहानी जो है वो 1965 में ज्ञान रंजन के द्वारा रचित कहानी है। इस कहानी में भी पुरानी पीढ़ी और अपने समकालीन परिवेश से कटते चले जाने का दर्द चित्रण किया गया है कि पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के लोगों में मतलब किस तरह से दो पीढ़ियों के संघर्ष का चित्रण इसमें दिखाया गया है। इसमें बताया गया है, इसमें सुधीर कप्तान जो प्रमुख पात्र हैं कि आज तक किसी ने पिता को वॉश बेसन में मुंह हाथ धोते नहीं देखा, नल पर ही कुल्ला दातुन करते हैं। दादा भाई ने अपनी पहली तनख्वाह से सावर लगवाया, लेकिन पिता खुश नहीं थे। लड़का द्वारा बाजार से लाए गए बिस्कुट, महंगे फल, पिता कुछ भी नहीं लेते। जो पिता के लिए कुल्लू के सेब और दिल्ली एम्पोरियम से बढ़िया धोतियाँ मंगाकर उन्होंने पहनाने का उत्साह रखते थे, अब तेजी से पिता विरोधी होते जा रहे हैं। सुखी बच्चे भी अब गाहे बगाहे मुंह खोलते और क्रोध उगल देते थे। विजयी पिता कमरे में गीता पढ़ने लगेंगे या फिर झोला लेकर वो बाजार को चले जाएंगे। पिता जो हैं बड़े विचित्र हैं साहब लोग। मैंने कलकत्ते के हाल एडरसन के लिए कोट पहने हैं। अपने ज़माने में यहाँ यूरोपियन लोग कपड़े सिलवाते थे, मुझे व्यर्थ खर्च नहीं करना है। विरोधी तर्क दिया पिता ने, फिर सुधीर ने कपड़ा छोड़ दिया। पिता कितने विचित्र हैं कि वो लंबे समय से केवल 2 ही ग्रंथ पढ़ते आ रहे हैं। कौन से? एक तो रामायण और एक गीता। कितने समय से? उन्होंने 2 ग्रंथ ही पढ़े, 35 वर्षों तक केवल 2 ही ग्रंथ पढ़े थे, एक रामायण और एक गीता। नेक्स्ट देखते हैं, राजा निर्वंशिया जो है 1957 में कमलेश्वर के द्वारा रचित कहानी है। कमलेश्वर का जन्म 1932 ईस्वी में मैनपुरी में हुआ था। इस कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं जगपति, चंदा, दयाराम, बच्चन सिंह, राजा निर्वंशिया और उसकी रानी भटियारिन दयाराम इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। कमलेश्वर ने 2 भिन्न युगों की कहानियों को निर्वंशिया में शामिल किया है। नेक्स्ट देखते हैं, परिंदे जो 1960 में निर्बल वर्मा के द्वारा रचित कहानी है। निर्बल वर्मा जो हैं एक कथाकार हैं। इनका जन्म 1929 ईस्वी शिमला में हुआ था। परिंदे कहानी संग्रह की अंतिम कहानी है। यह एक प्रेम कहानी है। इसमें लतिका, सुधा, जूली, करमुद्दीन, डॉक्टर मुखर्जी,
मिस हावर्ट, मिस वुड, ग्रीस, नेगी, एलमंड, हेमंत आदि का वर्णन किया गया है। तो इस क्लास में हमने यूजीसी नेट की सभी कहानियों को सन और उसकी व्याख्या करने की पूरी कोशिश की है। अगर आप इन कहानियों को पूरी तरह से पढ़ना चाहते हैं तो इसमें इन कहानियों को एक एक करके ही पढ़ा जा सकता है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से जितना उचित था हमने एक ही क्लास में सबका वर्णन करने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह क्लास कैसी रही।